मित्रों, आज का विषय है जोड़े किस्मत से बनते हैं। इस कहानी में आप देखेंगे कि एक गरीब किसान की लड़की रानी कैसे बनी। मित्रों, हर इंसान यही चाहता है कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो, रईस घर में हो, और हर लड़की भी यही चाहती है कि उसका पति उसे समझने वाला हो, उसकी खुशियों को पूरा करने वाला हो। लेकिन किसी ने सच कहा है कि जोड़े किस्मत से बनते हैं, परंतु किस्मत कैसे बनती है, ये समझने के लिए एक छोटी सी कहानी ध्यान पूर्वक सुने, ताकि आप भी अपनी बेटियों की शादी राजघराने में कर सकें। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी और उसके पास रहने के लिए कच्चा मकान था। वो किसान बहुत मेहनत करके अपना और अपनी बेटी का पेट भरता था और बड़े ही दुख में अपना समय गुजार रहा था। वहीं किसान के पड़ोसियों की जो लड़कियां थीं, उनकी शादी अच्छे घरों में हुई थी, क्योंकि उनके माँ बाप पैसे वाले थे और वो अक्सर किसान की लड़की को ताने मारती रहती थीं और उसे ये एहसास कराती थीं कि तुम तो गरीब हो, तुम्हें तो कोई गरीब दूल्हा मिलेगा। यहाँ तक कहती थीं कि तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है। मित्रों, समय धीरे धीरे गुजरता गया। उधर उस राज्य का जो राजा था, एक दिन अपने महल के झरोखे से बाहर देख रहा था। तभी उसने एक मछली बेचने वाली को देखा, जो मछलियों से भरी टोकरी लेकर शहर में बेचने जा रही थी। तभी राजा ने मछली वाली को ऊपर बुलाया। वहीं मछली वाली ने अपनी टोकरी नीचे रखी और टोकरी में ऊपर ही एक बहुत बड़ी मछली थी। वो मछली नर है या मादा, राजा ऐसा सोचने लगा। वहीं राजा ने विचार किया, अगर ये मछली नर होगी तो मैं ले लूंगा। और फिर राजा ने पूछा, ये बड़ी वाली मछली है, ये नर है या मादा? वहीं राजा का उस मछली वाली से इतना कहना हुआ कि वो मछली जो थी जोर से हंसने लगी और टोकरी में नीचे चली गई। वहीं मछली को हंसता हुआ देख करके राजा और मछली वाली दोनों ही मछली के हंसने से डर गए और फिर मछली वाली ने जल्दी से टोकरी उठाई और वहां से चल दी। वहीं राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि राजा ने कभी भी मछली को ना तो हंसते हुए देखा था और ना ही कभी सुना था। वहीं राजा मन में सोचने लगा कि ये मछली जरूर कोई विशेष मछली होगी और अब मैं जब तक मछली के हंसने के रहस्य का पता नहीं लगा लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर दूसरे दिन राजा ने दरबार लगाया और फिर राजा ने दरबार में सारी बात बताई और राजा बोला, क्या कोई बता सकता है कि मछली क्यों हंसी? जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि 6 माह के अंदर तुम मछली के हंसने का कारण पता लगाकर बताओ, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वहीं राजा का आदेश पाकर मंत्री उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता लगाने में लग गया। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों से, जादूगरों से, साधु सन्यासियों से उस मंत्री ने सबसे पूछा, मगर कोई कुछ भी नहीं बता सका कि मछली के हंसने का रहस्य क्या है। यहाँ तक कि मंत्री ने रहस्य को जानने के लिए दूर दूर तक यात्राएं की, पर पता नहीं चला। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था। 5 महीने निकल गए। वहीं मंत्री कुछ पता नहीं लगा सका। अब तो मंत्री को अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। वहीं एक दिन मंत्री ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तो 1 महीने के बाद में राजा मरवा देगा। कहीं राजा का क्रोध तुम पर भी ना उतर आए, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं मंत्री का बेटा अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वो कहने लगा, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन मंत्री ने उसकी एक भी नहीं सुनी और समझा बुझा करके अपने बेटे को सफर पर भेज दिया। इस प्रकार मंत्री का बेटा दुखी मन से बिना सोचे समझे जो रास्ता मिला उसी पर चल दिया। वहीं चलते चलते रास्ते में उसे अचानक एक किसान मिला। किसान शहर से सामान आदि खरीदकर अपने गांव जा रहा था।
वहीं मंत्री के बेटे ने सोचा एक से भले दो, और ऐसा सोच कर के मंत्री का जो बेटा था किसान के साथ साथ चलने लगा। वहीं थोड़ी देर चलने के बाद में उस मंत्री के लड़के ने कहा, देखिए चलते चलते हम दोनों थक गए हैं, ऐसा करते हैं कि आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते में मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस तरह से रास्ता आसानी से कट जाएगा। वहीं किसान जो था मंत्री के बेटे की बात सुनकर के अचकचा गया और सोचने लगा कि आधे रास्ते ये मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं इसे लेकर चलूंगा, ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है। और फिर ऐसा सोच कर के वो किसान जो था चुपचाप आगे बढ़ता रहा। वहीं थोड़ी देर के बाद में वो दोनों एक पहाड़ी के ऊपर थे और नीचे नदी की पतली धार दिखाई दे रही थी और नदी के ऊपर देवदार के पेड़ों का जंगल था। वहीं दोनों एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगे और फिर मंत्री के बेटे ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उस किसान को देकर बोला, आप ये चाकू लीजिए और जंगल से 2 घोड़े ले आइए, और हाँ, चाकू संभाल कर रखिएगा, ये बहुत कीमती है। वहीं किसान मन में सोचने लगा कि चाकू लेकर मैं जंगल से घोड़े पकड़कर लाऊं, यहाँ इस पहाड़ी पर घोड़े कहाँ हैं? या तो ये खुद पागल है या मुझे पागल बना रहा है। इस प्रकार किसान जो था मन ही मन में बड़बड़ाया और थोड़ी देर में फिर वो दोनों वहां से चल दिए। वहीं कुछ देर के बाद में दोनों एक खेत में पहुंचे। वहीं खेत में पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। वहीं मंत्री का जो बेटा था किसान को देखकर बोला, ये फसल कितनी अच्छी है। तो किसान कहने लगा, हाँ फसल तो अच्छी है, पर मंत्री के बेटा ने फिर कहा, पता नहीं फसल खाली गई है या बची है। वहीं मंत्री के बेटे की बात को सुनकर के किसान कहने लगा, तुम पागल हो गए हो, तुम कहते हो कि फसल खाली है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम सामने देख रहे हो कि फसल अभी कटी भी नहीं है और तुम कह रहे हो कि फसल खाली गई है। वहीं मंत्री का बेटा कहने लगा, अरे मैंने तो यूं ही कह दिया, और फिर वो दोनों जो थे अपने सफर पर आगे चल दिए। इस प्रकार किसान और मंत्री का बेटा चलते चलते वो एक फूलों से भरी घाटी में पहुंच गए। वहीं घाटी के एक ओर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के पार पहाड़ी थी जिस पर एक गांव दिखाई दे रहा था। वहीं किसान ने अपने जूते उतारे, पजामा ऊपर खींचा और नदी पार करने लगा। नदी अधिक गहरी नहीं थी पर धार बहुत तेज थी। वहीं तलहटी में ढेर सारे छोटे बड़े पत्थर थे। किसान तो नदी पार कर गया, मगर किसान ने वापस मुड़कर देखा तो क्या देखता है कि मंत्री का बेटा जूते पहने हुए ही नदी को पार कर रहा है। फिर वो किसान मन में सोचने लगा कि लगता है ये सचमुच में पागल है, ये जूते पहनकर ही नदी को पार कर रहा है। इस प्रकार वो दोनों नदी पार करके पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वहीं गांव के पास पहुंचकर किसान बोला, मेरा घर आ गया है, अब रात होने वाली है, तुम एक काम करो, मेरे साथ में मेरे घर चलो। आज रात्रि को कुछ खा पी कर मेरे घर पर ठहर जाना और कल सुबह ही अपने सफर पर निकल जाना। वहीं किसान की बात सुनकर के मंत्री का बेटा कहने लगा, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके घर पर चलकर, लेकिन क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर ले जा सकें? वहीं मंत्री के बेटे की बात को सुनकर के किसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और बोला, मैंने तो शराफत के नाते अपने घर आने की दावत दी। अरे तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है तो जाओ, पर मेरा अपमान मत करो। और इतना कहकर किसान जो था अपने घर की तरफ चल दिया। वहीं किसान की जो बेटी थी वो बहुत ही समझदार और बहुत ही चतुर थी। उसने अपने पिता का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखा तो कहने लगी, पिताजी क्या बात है, किस पर इतना नाराज हो रहे हो? वहीं किसान बोला, अरे बेटी जाने दे, एक लड़का है, रास्ते भर तो ऊट पटांग बातें करता ही रहा। अब मैंने जब शराफत के नाते उसे घर आने की दावत दी तो कहने लगा, क्या मेरे घर की छत मजबूत है? वहीं किसान की बात सुनकर के उसकी बेटी हंसने लगी और कहने लगी, अरे पिताजी, छत कमजोर होने से उसका मतलब रहा होगा कि आपकी हैसियत ऐसी है कि आप उसकी खातिरदारी कर सकेंगे। जरूर वो किसी अमीर घराने का होगा। वहीं बेटी की बात सुनकर के किसान ने सोचा, लगता है बेटी ठीक ही कहती है। और फिर किसान आगे कहने लगा, बेटी जरा उसकी उन बातों का भी मतलब बताओ जो वो रास्ते भर करता आया है। और फिर किसान ने रास्ते का सारा हाल बताया।
वहीं किसान की बेटी थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, पिताजी, ये लड़का बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसकी हर बात में एक मतलब छिपा है। जब उसने कहा कि आधे रास्ते आप मुझे ले चलें और आधे रास्ते वो आपको ले चलेगा, तो उसका मतलब था कि आधे रास्ते आप उसे कोई कहानी सुनाइए और आधे रास्ते वो कहानी सुनाएगा। इस तरह से रास्ता आराम से कट जाएगा और किसी को थकान भी महसूस नहीं होगी। वहीं किसान ने कहा, बेटी, और वो घोड़े वाली बात, उसने मुझे चाकू दिया और कहा, घोड़े लेकर आओ। वहीं किसान की बेटी कहने लगी, पिताजी, घोड़े से उसका मतलब असली घोड़ों से नहीं था। उसका मतलब था कि जंगल से लकड़ी की 2 मजबूत टहनियां काट कर ले आइए, जो छड़ी का काम देंगी, क्योंकि चलते चलते थक जाने पर छड़ी का सहारा किसी घोड़े से कम नहीं होता। वहीं किसान कहने लगा, फसल खाली गई है, बेटी, इसका क्या मतलब था? तो किसान की बेटी ने कहा, पिताजी, उसका कहना था कि साहूकार से कर्ज तो नहीं लिया है, अगर लिया होगा तो फसल सारी साहूकार उठाकर ले जाएगा। वहीं किसान ने कहा, चलो बेटी, तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, पर जूते पहनकर नदी पार करना तो पागलपनी कहलाता है। वहीं किसान की बेटी कहने लगी, पिताजी, मैं कई बार सोचती हूँ कि लोग जूते उतारकर नदी में क्यों जाते हैं। ऐसा करने से कोई नुकीला पत्थर उनके पैर में चुभ सकता है और वो गिर भी सकते हैं। जूते पहने रहने पर पैरों का बचाव हो जाता है, इसलिए उस लड़के ने जूते पहनकर नदी को पार किया होगा। इस प्रकार किसान जो था, अपनी बेटी की बात को सुनकर के और मन में सोचने लगा कि वास्तव में वो लड़का सचमुच ही बहुत ही अक्लमंद है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। और ऐसा कहकर के किसान घर से निकल गया। उधर किसान की लड़की ने उस मंत्री के बेटे की परीक्षा लेने के लिए एक थाली में 12 रोटियां रखी, एक कटोरा खीर का भरकर रखा और दूध से लबालब एक जग रखा। और इस प्रकार थाली जो थी नौकर को देकर बोली, ये थाली उस लड़के को देकर आना और कहना कि साल में 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब भरा है। चूंकि नौकर लालची था, उसने सोचा अगर मैं थोड़ा सा खाना खा भी लूं तो लड़के को क्या पता चलेगा, और उसने एक रोटी खीर के साथ खा ली, फिर जग में से थोड़ा दूध भी पी लिया। फिर उसने जाकर के मंत्री के बेटे को वो थाली दी और किसान की बेटी का संदेश सुनाया। वहीं मंत्री के बेटे ने वो थाली रख ली और नौकर से कहा, तुम वापस जाकर किसान की लड़की से कहना कि आपने खाना भेजा है, उसके लिए शुक्रिया, और कहिए कि साल में 11 महीने होते हैं, आधे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब नहीं है। इस प्रकार नौकर जो था मंत्री के बेटे का संदेश लेकर के किसान की लड़की के पास आया और उसे सुना दिया। वहीं किसान की लड़की संदेश पाकर समझ गई कि नौकर ने थाली में से खाना खाया है। वहीं नौकर ने भी मान लिया कि उसने चोरी की है। वहीं किसान जो था अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि नौकर ने थाली में से खाने की चोरी की है? वहीं किसान की बेटी कहने लगी, पिताजी, मैंने थाली में 12 रोटियां रखी थीं, इसका मतलब ये है कि साल में 12 महीने होते हैं। वहीं कटोरा भरकर खीर का रखा था, यानी पूरे चांद की रात है और सागर में लबालब पानी है, इसका मतलब ये है कि जो जग है वो दूध से भरा हुआ है। और इस प्रकार नौकर से जब मैंने उस लड़के के लिए संदेश भिजवाया तो उसने वापस मुझे सूचना भिजवाई कि साल में 11 महीने हैं, मतलब थाली में 11 रोटियां हैं, और आधे चांद की रात मतलब कटोरा आधा खाली है, और सागर में पानी कम है, इसका मतलब ये है कि जग में दूध भी कम है। फिर तो किसान कहने लगा, वाह बेटी, तुम्हारी बुद्धि की मैं प्रशंसा करता हूँ। वहीं जब शाम होने को आई तो मंत्री का बेटा किसान से कहने लगा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पिताजी एक राजा के मंत्री हैं और राजा ने मेरे पिता मंत्री को ये आदेश दिया है कि मछली के हंसने का रहस्य क्या है, ये जल्दी से बताएं। यदि वो नहीं बताएंगे तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और मैं इसी रहस्य को जानने के लिए चारों ओर भटक रहा हूँ, मगर अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और अगर जल्दी ही मछली की हंसी का रहस्य नहीं सुलझा तो मेरे पिता मंत्री की जान चली जाएगी, राजा उनको मृत्युदंड अवश्य दे देगा।
अब मैं ये चाहता हूँ, क्या आपकी बेटी मेरी कुछ मदद कर सकती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और चालाक है। इस प्रकार मंत्री के बेटे की बात सुनकर के किसान के होठों पर मुस्कान आ गई और वो अपनी बेटी के पास जाकर बोला, बेटी, इनकी समस्या का समाधान कर दो। वहीं बेटी ने कहा, पिताजी, मछली के हंसने का रहस्य क्या है, मैं राजा को ही बताऊंगी। इस प्रकार किसान जो था अपनी बेटी को लेकर और मंत्री के बेटे के साथ में राजा के राजमहल की ओर चल दिया। वहीं जिस समय मंत्री का बेटा अपने पिता के पास पहुंचा तो मंत्री कहने लगा, तुम वापस आ गए, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम वापस नहीं आना, तुम्हारी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। वहीं मंत्री का बेटा बोला, पिताजी, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मछली की हंसी का रहस्य अब हमें मिल गया है, आप हमें लेकर के फौरन राजा के पास चलिए। वहीं मंत्री जो था अपने बेटे किसान और उसकी बेटी को लेकर के जिस समय राज दरबार में पहुंचा तो राजा कहने लगा, बताओ मंत्री, मछली के हंसने का रहस्य क्या है। तो मंत्री कहने लगा, महाराज, इस मछली के हंसने का रहस्य क्या है, ये लड़की बताएगी। वहीं राजा कहने लगा, ठीक है, तुम बताओ कि मछली क्यों हंसी, मछली के हंसने का रहस्य क्या था। वहीं राजा की बात सुनकर के किसान की लड़की कहने लगी, महाराज, आपके महल में एक पुरुष स्त्री के भेष में रहता है, ये बात उस मछली को पता थी, इसीलिए वो मछली हंसी। वहीं राजा कहने लगा, हमारे महल में एक पुरुष जो स्त्री के रूप में रह रहा है, अरे ऐसा असंभव है, हमारे साथ में ऐसा धोखा कोई नहीं कर सकता। वहीं किसान की बेटी ने कहा, महाराज, आप एक काम करें, इसकी परीक्षा लेने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाएं। फिर तो राजा ने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया। फिर तो महल की सारी दासियों को उस गड्ढे को कूदकर पार करने के लिए कहा। वहीं कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी सिवाय उस दासी के जो असल में एक पुरुष था। चूंकि वो आदमी एक चोर था और राजा के महल में चोरी करने के इरादे से रह रहा था। वहीं राजा ने उस चोर को पकड़वा कर कारागार में डलवा दिया और फिर राजा ने किसान की लड़की की बुद्धिमता को देख करके उसके साथ में शादी कर ली। इस प्रकार एक किसान की लड़की जो गरीबी की मारी थी एक राज्य की रानी बन गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। उधर शादी के अगले दिन ही राजा के दरबार में एक साधु आए और जिस समय किसान की लड़की यानी उस राज्य की रानी ने साधु को पेट भरकर भोजन कराया तो साधु ने कहा, बेटी, जोड़ी किस्मत से बनती है और किस्मत धैर्य और विवेक से काम लेने से बनती है, अच्छे कर्म करने से बनती है। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि तुम कभी भी किसी की खुशी को देखकर नहीं जलती थीं, हमेशा साधु को बिना खाना खिलाए घर से नहीं जाने देती थीं, गरीबों को दान करती थीं, बड़ों का सम्मान करती थीं, गौ सेवा करती थीं। इसी सब के प्रभाव से तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि प्रदान की कि तुमने अपनी बुद्धि के प्रभाव से ही राजा की एक ऐसी समस्या को सुलझा दिया जो राज दरबार में कोई भी विद्वान नहीं सुलझा सका और इस प्रकार तुम एक राज्य की रानी बन गई। अब देखो, समय ने पलटा ऐसा खाया है, जो अमीर बाप की बेटियां थीं जिन्हें अपने पैसे पर घमंड था, जो तुम्हारे दुख को देखकर, तुम्हारी गरीबी को देखकर खुशियां मनाती थीं, आज उनके पति तुम्हारे महल में नौकरी करते हैं, तब उनका गुजारा होता है। तो मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है, कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी किसी के सुख को देखकर जलना नहीं चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए और हमेशा धैर्य से और बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसा करने से ही किस्मत साथ देती है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक